people and experience. तो एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि 8 मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, then prove that z lies on the bisectors of the quadrants। तो बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट क्या होते हैं? ये होते हैं चार क्वाड्रेंट। तो बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट मतलब एक ये लाइन और एक दूसरी लाइन, ये बाइसेक्टर्स होते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स, है ना, क्योंकि 45 बनाएगा वाई सेक्टर, ये भी 45 इक्वल में पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हमें प्रूव करना है। इसमें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो और बताओ प्रूव होता है क्या।
सभी ने सॉल्व किया? आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यदि सभी ने सॉल्व कर लिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, किसी से सॉल्व नहीं हुआ क्या? देखो सिंपल, हमें क्या करना है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेना है और फिर यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा माइनस आयोटा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ओनली एक्स, मॉडुलस यहाँ जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, वाई। ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स इस पूरे का मॉडुलस, यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा वाई ये आएगा। नाउ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे पर स्क्वायर रूट, यहाँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा। इससे ये कैंसिल कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये और वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें तो डायरेक्टली कैंसिल हो गई। तो बचा क्या, फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वाई। तो ये वही चीज आ गई जो हमने यहाँ पर देखी थी। तो इससे प्रूफ हो गया कि जेड लाइज ऑन द वाई सेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट। इतना हो गया। अच्छा, कुछ इतना ज्योमेट्रिकली मीनिंग हम देख लेते हैं। ये हमारे काम आने वाला है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस, कि आखिर मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, फिर भी हम इसको दोबारा देखते हैं। तो ये हमने वहां लिखा था, क्या होता है, डिस्टेंस, मॉडुलस का क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ये कब होता है, यदि हमने ये वाली चीज लिखी है मॉड जेड, तो जेड का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऐसा बोला जाएगा। बट यदि हमने ऐसा लिखा, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन, तब इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जेड वन, ये इसका मीनिंग होता है कि मॉडुलस मतलब क्या है, डिस्टेंस। और कहाँ से डिस्टेंस, यदि कुछ भी नहीं दिया माइनस में तो इसका मतलब माइनस जीरो है, मतलब ओरिजिन है। और ये मॉडुलस में क्या है, जेड माइनस जेड वन, जेड का डिस्टेंस कहाँ से, जेड वन से। तो आ, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हमें देखना है।
अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और सीखनी होगी हमें ज्योमेट्री में। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, चलो तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ एक सेंटर होगा, तो सेंटर वाले को हमने Z1 बोल दिया। सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल बन रहा है। Z1 और एक मूविंग पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट लिए Z2, और Z1 Z2 के बीच में कुछ एक डिस्टेंस होगी, इसको हमने ले लिया R क्योंकि रेडियस के इक्वल होगी। अब Z कभी भी घूमेगा तो इसका डिस्टेंस Z1 से हमेशा कितना रहेगा, R। तो हम सिंपल ऐसा लिख देते हैं कि Z एक जनरल Z कॉमन कोई भी होगा और एक फिक्स्ड Z फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का मॉडुलस सब्ट्रैक्शन करने के बाद मॉडुलस मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कभी भी इस तरह से लिखा हो तो ये वाला जो चीज है ये क्या होता है, सेंटर, सर्कल का सेंटर होता है ना। और ये चीज क्या होती है, रेडियस। ठीक है। और यदि ऐसा है कुछ कि मॉड जेड इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है उसकी 4। क्योंकि यहाँ Z-0 तो लिखा जा सकता है ना, तो मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 4। तो इस सर्कल की इक्वेशन समझ में आ गई। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में बहुत फेमस है, मेंस में भी एडवांस में भी, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले। मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इफ Z1 इज इक्वल टू इतना और मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू इतना। Z1 का वैल्यू हमें गिवन है और मॉडुलस ऑफ Z2 भी गिवन है। तो हमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताओ किसकी, इस चीज की बतानी है। तो जरा अब इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। इसको हम ज्योमेट्री से करते हैं। एलजेब्रा वाला मेथड है ना, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उससे आंसर भी आने में बहुत टाइम लगता है। तो हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है। एक तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ये किसकी इक्वेशन है, यहाँ से दिख रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है 6। ये चीज़ हमें सब अच्छे से समझ में आ रही है। तो हम एक सेंटर बना एक सर्कल बना देते हैं। एक ऐसा सर्कल बना लिया हमने अंदाजे से, इसका सेंटर पता है 0,0 और रेडियस कितनी है 6। और ये क्या है Z1 24 प्लस 7 आयोटा। तो ये जो वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक पॉइंट है। अब 24 प्लस 7 आयोटा,
तो यदि हम मॉड Z1 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब ऑरिजिन से 25 डिस्टेंस पर है। यहाँ तक तो 6 कंप्लीट हो ही चुका है, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट 24,7 दूर होगा, है ना। हमने इसको लिख दिया और हमसे लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी। तो इसको मैं जरा दोबारा लिखना चाहता हूँ। Z2 सर्कल, Z2 का सेंटर है इतना, तो मैं इसको ऐसा करूंगा। Z1 प्लस Z2 लिखा है, तो हाँ ये, हाँ तो Z1 प्लस Z2, या फिर एक काम करो मैं Z2 प्लस Z1 लिखता हूँ, क्यों, अभी समझ में आएगा। इसको मैं ऐसा लिखूंगा Z2 माइनस ऑफ माइनस Z1, इसका मॉडुलस। तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम डिकोड करते हैं। इसका मीनिंग है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड माइनस ऑफ Z1। ये बात समझ में आई कि ये प्लस की जगह माइनस क्यों लिखा था। अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस ही होना है, बट Z2 माइनस ऑफ माइनस Z1, तो माइनस आएगा, तो माइनस के बाद जो चीज बची उससे हमें डिस्टेंस चाहिए किसका, Z2 का। अब Z2, मैंने Z2 को भी माइनस में लिख सकता था, उसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पॉइंट मुझे Z1 दिया है। तो Z1 एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके नंबर पता कर सकता हूँ। बट Z2 क्या है, Z2 वो पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, जो कि सर्कल पर लाई कर रहा है। तो Z2 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उसको माइनस में कैलकुलेट करना, मतलब नेगेटिव में वो वैल्यू क्या देगा हमें, कंफ्यूजन हो जाता बहुत ज्यादा। इसलिए हमने क्या किया, ओनली हमने Z1 को नेगेटिव कर लिया। तो Z1 इतना है, यदि इसको माइनस करेंगे तो -24 -7 आ जाएगा, है ना। -24 -7, तो समथिंग यहाँ पर कहीं होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर होगा -Z1 -24 -7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया। अब Z2 और Z1 -Z1, इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और लीस्ट वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस। Z2 कहाँ घूम सकता है, इस सर्कल पे कहीं भी घूम सकता है। Z2 इस सर्कल पर कहीं भी घूम सकता है। तो सबसे पास होने के लिए इसको Z2 कहाँ होना पड़ेगा, बिल्कुल इधर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकाल देंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने से अच्छा है कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से निकाल दो ऑरिजिन से, और ये डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है, 6। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, अभी कैलकुलेट की थी ये 25। 25 में से 6 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 19। तो मिनिमम डिस्टेंस 19 आ गई। और मैक्सिमम कब होगा, जब Z2 यहाँ की जगह कहाँ पर होगा, इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा Z2। तो ये डिस्टेंस भी 6 है। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 25। तो 25 में 6 माइनस किया तो मिनिमम आ गई, 25 में 6 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 31। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखने वाले हैं, लीस्ट इज इक्वल टू 19 एंड क्या था, ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 31। तो इस तरह जब फिगर बना के करेंगे ना, तो बहुत जल्दी देखते ही हम आंसर बता सकते हैं। बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है, बहुत फास्ट आंसर आता है, और सबसे अच्छी बात है कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बिल्कुल चांस नहीं होता। कि अलजेब्रा में मॉडुलस भी आता है, इनइक्वालिटी भी बनती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी ट्रांसफर करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाती है। तो उस तरीके पर हमें बिल्कुल नहीं जाना, और जाना भी है तो मैं बताता हूँ कहाँ से जाएंगे हम वहाँ जाते हैं इस वाले मेथड से। चलो मैं करके दिखा देता हूँ अलजेब्रा वाला। सबसे पहले इसको नोट करो, और नोट करने के बाद डन लिख कर मैसेज करो, जिससे मुझे समझ में आया, ये समझ में आ गया। फिर हम इसका अलजेब्रा मेथड भी देखते हैं।
अलजेब्रा वाले मेथड में हम करेंगे, इसको सीखते हैं। तो हमें मॉड Z1 का वैल्यू मालूम है 25, हमें मॉड Z1 दिया था, वहां से मॉड Z1 निकाल दिया, मॉड Z2 डायरेक्ट दिया है, और हमसे पूछा क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो हमने मॉडुलस में एक इनइक्वलिटी पढ़ी थी कि मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये हमें मालूम था। और एक चीज ये भी मालूम है कि मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इस पूरे का कंप्लीट मॉडुलस। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 है, ये कितना, ये वैल्यू कितनी है हमारी, 25 प्लस 31, और सॉरी प्लस 6, और यहाँ पर हमें क्या है, 25 माइनस 6 पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ से हमारा 31 आ गया, और यहाँ से हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। मॉडुलस है तो वो 19 ही हमें मिलेगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में तो आंसर बहुत आसानी से आ गया इसमें, पर जरूरी नहीं हमेशा इतना आसानी से आंसर आ जाए। और यहाँ से ना केवल हम आंसर ला पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा आखिर वो क्वेश्चन है क्या। जबकि यहाँ जब ज्योमेट्री से करते हैं तो क्वेश्चन की फील आती है कि आखिर क्वेश्चन क्या है और हम उसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझ में आता है अच्छे से। ठीक है, तो दोनों मेथड आप लोग नोट कर लो, अलजेब्रा वाला भी और ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का मेथड बहुत, इसकी आदत पड़ जाएगी तो आगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आएंगे, आर्ग्यूमेंट में भी हम कुछ चीजें देखेंगे, तो वहां से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब हैबिचुएट हो जाओगे। अब देखो एक और इसी का क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया, हमें बोला जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z+4 is less than equal to 3, then find the greatest value of मॉडुलस ऑफ Z+1। मॉडुलस ऑफ Z+1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। हमें ये पता है क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, -4, 0, और रेडियस कितनी है, 3। अब ये इनइक्वलिटी बोलोगे, इनइक्वलिटी है, यहाँ इक्वल का साइन तो नहीं है, उसका मीनिंग मैं अभी बताता हूँ क्या होगा। तो हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा -4, 0, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये कितनी हो गई, 3। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, -1, 0। ओके, अब हमें क्या करना है, जेड है, जेड कहाँ घूम रहा है, इसके सरफेस पे घूम रहा है, सरकमफेरेंस पर। हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से, इसको क्या लिखेंगे हम, जेड माइनस ऑफ -1, मतलब डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, -1, 0 से। तो -1, 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया। हमें जेड की मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। अच्छा भाई, इनइक्वलिटी का मीनिंग क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इनइक्वलिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू, जेड की तरफ लेस का साइन है, इसका मतलब है जेड, यदि इक्वल का साइन होगा तब जेड कहाँ घूमेगा, ओनली बाउंड्री पर अभी लेस का साइन है तो जेड और कहाँ घूम सकता है, इस बाउंड्री के अंदर भी घूम सकता है, मतलब जेड यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है। और यदि सपोज यहाँ हो जाता ग्रेटर देन, तो इसका मतलब और क्या होता कि जेड ये बाहर भी कहीं भी घूम सकता है। बट अभी बाहर का तो नहीं बोला, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने एक ही वैल्यू पूछी है, देखो लीस्ट नहीं पूछी, कौन सी पूछी हमने, ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट पूछते तो हम बोलते थे जेड, जेड को यहाँ पर आने की परमिशन भी है, मतलब इसी पॉइंट पर आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती, 0। और मैक्सिमम कब होगी, जब जेड कहीं पर भी होगा पर अपोजिट होगा, जब जेड कहाँ पर लाई करेगा, बिल्कुल अपोजिट।
क्योंकि और कोई भी पॉइंट ज्वाइन करके देख लो, जो डिस्टेंस होगी हमेशा यही ज़्यादा आएगी। लाइन का लेंथ से हम देख सकते हैं। तो इसका रेडियस कितना था 3, तो ये भी 3, तो डायमीटर 6, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी पॉइंट से 6। फाइनल आंसर है इसका 6। बताइए मेथड समझ में आया? इतना हमने सीख लिया। अब इसके आगे हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम सब जानते हैं क्या होता है। एंगल, एंगल जो बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वो ऑरिजिन से, लेकिन वो मेजर हम कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, या फिर बोले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक चीज याद रखो, आर्ग्यूमेंट जो होता है किसकी तरह से होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सारी प्रॉपर्टी मैच करती है, लाइक लॉग, लॉगरिथम की तरह। लॉग की जैसी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी होती है इसकी। हम देखते हैं किस तरह से सिमिलर है। कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इस तरह दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और यदि बुक्स में देखोगे तो लास्ट में ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, 2 ± 2n पाई। तो ये ±2n पाई का रीजन क्या है ऐड करने का, कहीं कहीं बुक्स में लिखा है और कहीं कहीं नहीं लिखा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल किस लिए लिखा है, इसी रीजन से लिखा है, क्योंकि जो ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसकी एक्चुअल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -180 डिग्री से +180 डिग्री तक, है ना यार, बोले -पाई से +पाई तक। तो ये केवल क्या है, फॉर एडजस्टमेंट, कि ऐड करने पर हो सकता है वैल्यू बड़ी आ जाए और हो सकता है आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो तो बहुत छोटा आ जाए। लेकिन 2n पाई, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ पुट करके हमें इस तरह से करना है कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -180 से +180 है। तो जो ±2n पाई लिखा है ये ओनली फॉर एडजस्टमेंट के लिए लिखा गया है ना, इसका फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको प्रैक्टिकली हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो हम अलग से देखेंगे, अभी बस इसको नोट कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 ऐसा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यदि हमसे बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और raised to power n, तो हम क्या लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी n मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। और हाँ, इन सब में हम 2n पाई ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर है, -180 से 1 + 180 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम उसको लेकर आएंगे, क्योंकि 2 पाई यानी कि 360 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में, मतलब एंगल में, क्योंकि पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, तो ये तो हम पहले भी ले चुके हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का मीनिंग क्या होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, बस बार हट जाता है और आगे माइनस हो जाता है। इन 4 प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए।
तो देखो ये हमें वैल्यू दी है, एक क्वेश्चन पूछा है z इज इक्वल टू टेन वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसका हमें आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो z है, इसको ओपन कर देते हैं, तो कितना आएगा टेन स्क्वायर वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा टेन वन। तो ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर वन माइनस वन, ये रियल पार्ट हो गया, माइनस टू आयोटा टेन वन। ये आ गई किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ जेड। ये जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जरा मुझे ये बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है, जेड किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं। देखो टेन वन, तो वन कितना एंगल होता है, वन में कुछ नहीं लगा, मतलब ये रेडियन में होगा। वन रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री। तो टेन 57 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू देगा और टू भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, है ना, मतलब y नेगेटिव हो गया। और ये जो है वैल्यू, अब टेन फोर्टी फाइव वन होता है, तो टेन फिफ्टी सेवन वन से बड़ा होगा, वन से वन बड़े का स्क्वायर, वन से बड़ी वैल्यू आएगी, उसमें से वन माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं जेड किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस तरह से हमने बोल दिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ये, ठीक है। अब टेन थीटा कैलकुलेट कर देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, रियल पार्ट अपॉन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मॉडुलस में तो नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है, टू टेन वन अपॉन टेन स्क्वायर वन माइनस वन, ये मॉडुलस के अंदर, चलो माइनस की लगा देते हैं। ये आ गई वैल्यू। और ये हमें याद है ये क्या होता है, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, टेन टू बन जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है टेन टू थीटा का, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और टेन टू ए का वैल्यू वन है, तो टू ए का वैल्यू कितना आ जाएगा टू। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, फाइनल जो आंसर हमें निकालना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा जो है, तो टेन इनवर्स टेन टू। अब टेन इनवर्स टेन टू, अब टू जो एंगल है ये कितना होता है, 57 का डबल 114, मतलब ये चीज किस में पहुंच चुकी है, सेकंड में पहुंच चुकी है ना। अब सेकंड में पहुंच चुकी है, तो ये 114 आंसर देता है क्या टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, टेन इनवर्स का रेंज ये हमें याद होना चाहिए। ये रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, है ना, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन्होंने बोला कि ये तो यहाँ ये वाली वैल्यू है 114 डिग्री, तो इस वैल्यू तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम इधर एक्सटेंड कर देंगे और ये वाली वैल्यू ले लेंगे, या फिर ऐसा बोलो कि हम उसमें से पाई माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं थोड़ा और आसान से कि यहाँ तक एंगल कितना है टू, और हमें तो मिनिमम वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे पाई माइनस टू। तो टू की जगह हम पाई माइनस टू पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस टू। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा माइनस ऑफ पाई माइनस टू, मतलब टू माइनस पाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो समझ में आया आर्ग्यूमेंट हमने कैसे निकाला। सबसे पहले हमने ओपन किया, क्वाड्रेंट चेक किया, क्वाड्रेंट के बाद थीटा निकाला, थीटा के बाद टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखा, फिर चेक किया कि वो उसके रेंज में आ रहा है या नहीं।
रेंज में नहीं आ रहा है तो रेंज में कन्वर्ट किया और फिर आंसर लिख दिया। क्लियर? ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल और आगे इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चन करेंगे और आर्ग्यूमेंट के भी।